हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल जय महादेव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम में। और भैया आज से 12th की फिजिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग बहुत दिन से परेशान थे कि 12th की फिजिक्स स्टार्ट करो, तो आज से एक काम करो, तुम लोग अपना समय t बराबर 0 रख लो। ठीक है, आज से हमने समय तुम लोग का चालू कर दिया है, 0 से शुरू कर दिए। ठीक है, तो आज से t = 0। फिजिक्स की भाषा हम नहीं समझे नालायक हूँ, कहने का मतलब आज से तुम्हारा समय शुरू होता है और रोज़ एक वीडियो आएगी। आप लोग का पूरा 12th का कोर्स भी मैं फिजिक्स का करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे, स्थिर वैद्युत से। ठीक है, चलिए समझिए। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, तो हम लोग देखिए फर्स्ट पेपर NCERT जो है वो विद्युत और चुंबक, यही दो चीज़ें हैं। विद्युत के अंतर्गत आप दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आप स्थिर वैद्युत की, और एक आप लोग पढ़ते हैं विद्युत चालन। पहले जो बुक आती थी बेटवा, जो मतलब NCERT के अलावा पहले कुमार मित्तल या एक्सीलेंट पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन की बुक आती थी, तो उसमें इस पे 4 चैप्टर देते थे, इस पे 2 चैप्टर देते थे। जब से NCERT आ गई तो NCERT वालों ने क्या किया, इस पे 2 चैप्टर दिया और इस पर केवल 1 चैप्टर दिया। आई बात समझ में? तो स्थिर वैद्युत की में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। क्या होती है स्थिर वैद्युत की और क्या होता है विद्युत चालन। देखो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स माने होता बच्चा रुका हुआ, इलेक्ट्रो मीन्स कोई चार्ज। मतलब इस शाखा के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, रुके हुए आवेश के बारे में। आप आवेश को ऐसे रख लेंगे, बड़े प्यार से ऐसे रख लेंगे, और फिर उसके गुणों के बारे में पढ़ें। उसको हिलाना डुलाना नहीं, चलाना फिराना नहीं, उसको केवल रख करके हमें आवेश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत की कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत के 2 चैप्टर में हम चार्ज को चलाएंगे नहीं, आराम से उसको एक जगह बैठा देंगे और फिर उसके गुणों के बारे में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा चैप्टर आएगा तो विद्युत चालन के अंतर्गत आता है। विद्युत चालन में क्या होता है? चालन, करंट माने एक तरह का प्रवाह, इसमें आवेश को खुद दौड़ाएंगे। आई बात समझ में? तो इस शाखा के अंतर्गत क्या करते हैं? गतिमान आवेश के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत चालन भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश के बारे में पढ़ा जाता है, गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं, उसको हम विद्युत चालन कहते हैं। मतलब यहाँ आवेश आराम से आराम करेगा, यहाँ पे आवेश दौड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, पहला चैप्टर आपका है ये, पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र व आवेश। ये NCERT का पहला चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं आवेश कहते किसे हैं। व्हाट इज चार्ज? आवेश क्या है? ठीक है, कक्षा 10 में पढ़े थे। समझो बचपन में तुम लोग एक खेल खेले होगे। देखो क्या होगा कि ये कंघी रहती थी और हम इसको अपने सूखे बालों पे से रफ करते थे। रफ करने के बाद इसके पास छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ले जाते थे, तो ये टुकड़ों में एक हलचल मच जाती थी। ऐसे जनरली कंघी को लेके जाओ तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, ये सब आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन जब आप कंघी को ऐसे सूखे बालों पर रफ करते हो तो इसके अंतर्गत इसके अंदर एक गुण आ जाता है, जिसके कारण एक कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है या अपने से दूर भगाता है। इसी गुण को भैया कहते आवेश। समझ गए? तो आवेश को कॉन्सेप्ट समझो, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण, ये वस्तु का एक गुण होता है। ठीक है, जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, उसे हम आवेश कहते हैं। किताब में इसकी बहुत भारी भरकम परिभाषा लिखी होती है। लिखा होता है किसी वस्तु के वैद्युतमय अथवा चुंबकीयमय हो जाने की घटना को, गुण को आवेश कहते हैं।
बड़े खतरनाक खतरनाक वर्ड लिखे रहते हैं। तुम याद रखो, किसी वस्तु का अवगुण जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, तो या तो थोड़ा सा इसमें फिजिक्स घुसेड़ के इसकी परिभाषा बताएं तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु का अवगुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित हो। ठीक है, लिख लेना, किसी वस्तु का अवगुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित हो उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ प्यारे प्यारे पॉइंट जान लेते हैं। पहली बात भैया, आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि, क्योंकि वस्तु का गुण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। दूसरा नंबर समझ लेते हैं, आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। ठीक है, कैपिटल क्यू से भी कहीं लिखा जाता है, कहीं स्मॉल क्यू से भी लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट, आवेश का मात्रक क्या होगा। ठीक है, आवेश का मात्रक, तो भैया इसके एक झुआ मात्रक तुम लोग को हम बताने वाले हैं, समझो। पहला, कक्षा 10 में एक फार्मूला पढ़े थे, I = Q/T, याद आया, याद करो बचपन के वो दिन, Q बराबर IT आएगा तो बताओ Q बराबर IT, I क्या है, विद्युत धारा, मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या था, एम्पियर, T क्या है, समय, इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, या इसी मात्रक को हम कूलाम भी कहते हैं। ये एमके सिस्टम में इसके ये दो यूनिट होते हैं। ठीक है, एक इसका यूनिट होता है एसयू या फ्रैंकलिन। ठीक है, ये दोनों सीजीएस सिस्टम में हैं, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, ये दोनों सीजीएस सिस्टम में होते हैं। और इसका एक मात्रक होता है एमयू और एक इसका मात्रक होता है भैया फैराडे। ये दोनों किसी सिस्टम में नहीं है, मतलब एमके सिस्टम में क्या होगा, एम्पियर सेकंड या कूलाम, और सीजीएस में क्या होगा, एसयू या बताओ क्या, फ्रैंकलिन, और दो मात्रक और होते हैं एमयू और ये फैराडे। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, इन सब में सबसे बड़ा मात्रक जो है, सबसे बड़ा मात्रक, एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया था, फैराडे होता है। ठीक है, और एक फैराडे बराबर 96,400 कूलाम के। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ सकता है। तो एक फैराडे किसके बराबर होता है, 96,400 कूलाम के। और सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है एसयू। अब आप लोग अपने बुक से कमेंट करके मुझको नीचे बताइएगा कि एसयू कितने कूलाम के बराबर होता है। थोड़ा तुम लोग भी मेहनत करो, चाहे जहाँ से खोज के लाना, चाहे नेट से सर्च करो, चाहे बुक से सर्च करो, एसयू कितने कूलाम के बराबर होता है, एमयू कितने कूलाम के बराबर होता है, और एसयू और एमयू में संबंध क्या होता है, ये तुम लोग बताओगे। ठीक है, तो इतना सब समझ में आया। ठीक है, तो मिटा दें, आगे बढ़े, चलिए धीरे धीरे करके समझेंगे। आज हमारा टॉपिक आवेश ही होगा। ठीक है, केवल और केवल आवेश के बारे में ही पढ़ते रहेंगे। तो ये आवेश के बारे में समझ में आया भाई। अब देखो, आवेश आता कैसे वस्तु में, तो किसी वस्तु को आवेशित करने के 3 ढंग होते हैं। आवेशित करना 3 तरीके होते हैं, समझना। पहला तरीका क्या है भाई, किसी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित करना, घर्षण द्वारा। दूसरा तरीका क्या है, किसी वस्तु को चालन द्वारा आवेशित करना। और तीसरा तरीका क्या है, किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित करना। घर्षण द्वारा कंडक्शन मेथड, और इसे नहीं, घर्षण और फ्रिक्शन मेथड, इसको कंडक्शन मेथड, इसको इंडक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, घर्षण द्वारा कैसे आवेशित करते हैं समझना। घर्षण द्वारा सबसे पहले एक एक करके समझते जाते हैं। घर्षण द्वारा भैया ये देखो, जैसे कोई एक वस्तु है और ये एक दूसरी वस्तु है, एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बताया, एटम के बारे में बताते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनी होती है, पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं परमाणु से। अब बताओ, अगर किसी परमाणु की बात करें तो परमाणु में क्या क्या होता है, तो परमाणु भैया एक सुंदर सा नाभिक होता है छोटा सा, और इसके चारों ओर ये कुछ कक्षाएँ होती हैं। अब देखो, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पढ़े हो गए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों लोग कहाँ रहते हैं, नाभिक में। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन पे होता है कोई चार्ज नहीं, उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, इस पर धनावेश होता है।
और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, जैसे आपने इस वस्तु को इस वस्तु के साथ रगड़ा तो भैया समझना इसमें नाभिक होगा, कक्षाएं होंगी और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे। बताओ बात समझ में आए? यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ये देखो इसमें भी नाभिक होगा, कक्षाएं होंगी, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे। तो जब आपने दोनों वस्तुओं को पकड़ के आपस में रफ किया तो अपनी एनर्जी वेस्ट की, आपने अपनी ऊर्जा खर्च की। तो आपके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों के बाहरी कक्षा के इस परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है। और जब ऊर्जा मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को ना, तो इलेक्ट्रॉन फिर शांति से नहीं बैठता है, इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी पे उतारू हो जाता है। ठीक है, आवारागर्दी का मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ घुस जाएगा। और जो देखो जनरली क्या होता है किसी एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। मतलब अगर हम कहें कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो समान अवस्था में इसमें 10 प्रोटॉन होंगे। मतलब जितने यूनिट का निगेटिव चार्ज होगा उतने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों चार्ज बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं तो कुल चार्ज इस पर कितना आ जाता है, 0। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। कारण क्या है उदासीन का मतलब? इस पर ऐसा नहीं कि आवेश नहीं है, आवेश है, लेकिन जितना ऋण आवेश है उतना धन आवेश है। तो कुल मिलाकर के कुल आवेश कितना है, 0। अब क्या हुआ कि आपने दो वस्तुओं को रगड़ा, उदासीन परमाणुओं को रगड़ा, एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकले दूसरे परमाणु में चले गए। पहले क्या था समझना, पहले इस पे मान लो एक उदाहरण ले लें, 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 प्रोटॉन थे, टोटल चार्ज 0 था। इस पे भैया 10 ठो इलेक्ट्रॉन थे, 10 ठो प्रोटॉन थे। मान लो 2 ठो 12 इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वाले परमाणु में चले गए। अब 2 पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई, 10। और प्रोटॉन कितने बचे, 12। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन कितने हैं, 10 ठो। अब डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। पहले क्या था, जितने यूनिट का निगेटिव चार्ज था उतने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज था, टोटल चार्ज क्या था, 0 था। अब बताओ क्या हुआ, इस पे 12 प्रोटॉन हो गए, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इस पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यूनिट निगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो ये वाली वस्तु हो जाएगी मेरे भाई कैसी, धन आवेशित। इन्हें उसने इलेक्ट्रॉन का दान दे दिया है, बड़े आदमी हैं, ठीक है, धन आवेशित हो जाएगी। और ये वाली वस्तु कैसी हो जाएगी बताओ, ऋण आवेशित। कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित। इसने भीख मांगी है गरीबी में, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन दान लिए हैं तो इसलिए ये कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित। ठीक है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धन आवेशित हो जाती है, जिस वस्तु इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो ऋण आवेशित हो जाती है। तो घर्षण द्वारा आवेशन समझ में आया। जिन दो वस्तुओं को घर्षण द्वारा आवेशित करना होता है उनको आपस में पकड़कर रगड़ देते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऐसे आपने ताकत लगाई तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहा जाए छटक गए, नहीं समझ गए, इधर से उधर गिर गए। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है जिसके कारण वस्तु धनावेशित हो जाती है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन अधिकता हो जाती है जिसके कारण वस्तु क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो ये घर्षण द्वारा आवेशन था। ठीक है, आपको लिखना हो तो आप लोग इसकी नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ। तो घर्षण द्वारा समझ गए। दूसरा नंबर आता है बच्चों चालन द्वारा। चालन द्वारा भाई कंडक्शन मेथड हम कैसे चार्ज करेंगे इसको समझना, एक एक करके समझाएंगे। रोज़ एक वीडियो आएगी, आराम से तुम लोग की पढ़ाई चलेगी। खूब जम के शेयर करना, दबा के शेयर करो, खूब डाउनलोड करो, खूब लगातार देखो, लाइव देखो, सब कुछ देखो, लेकिन हाँ शेयर जरूर कर देना भाई। अब चालन द्वारा कैसे आवेशन करना समझो। चालन द्वारा देखो भाई क्या है कि जैसे कोई वस्तु है, हम क्या करते हैं, इसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हैं, ये धन आवेश और ऋण आवेश दोनों है, ठीक है, और बराबर रूप से बटा हुआ धन आवेश ऋण आवेश। ये हमने क्या किया कि इसके संपर्क में एक कोई उच्च आवेशित छड़ लिया जिसमें मान लो ढेर सारा ऋण आवेश है, ठीक है, उच्च आवेशित छड़ लिया है। तो क्या हुआ कि इस छड़ से ऋण आवेश इसमें प्रवेश किया। अब ये ऋण आवेश जब इसमें प्रवेश करेगा तो इसका ऋण आवेश, इसके भीतर वाला ऋण आवेश, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो आवेश कहाँ पर आ जाएगा, वस्तु की परिधि पर आ जाएगा। ये वस्तु ऋण आवेश और अंदर भी आवेश है इसके, ये धन आवेश ऋण आवेश। तो कुछ देर तक हम इससे संपर्क लगातार बनाए रखे और कुछ देर के बाद इसको हटा लिए। समझ रहे हो बात को, इसको हटा लिए, कुछ देर तक संपर्क बनाए रहे, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालते रहे। अब वो इलेक्ट्रॉन भीतर वाले इलेक्ट्रॉन कहे चलो बाहर निकलो सब लोग, तो सब लोग कहाँ आ गए, घर के बाहर,
समझ गए, घर के बाहर यहाँ पे आ जाए, परिध पर आ गए, हमने अचानक इसको हटा लिया, अब इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, वस्तु हो गई कैसी, ऋणावेशित। अच्छा एक बात और समझो, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है जिस पे धनावेश ऋणावेश दोनों है, और इसके संपर्क में हम कोई एक उच्च आवेशित मान लो धनावेशित छड़ लाते हैं, धनावेशित छड़, ठीक है, जिस पे ढेर सारा धनावेश है, तो इसके भीतर का धनावेश इसमें प्रवेश करेगा, और उन दो धनावेशों के बीच दुश्मनी है। देखो होता क्या है, आवेशों के बीच बल लगता है, कक्षा 10 में पढ़े होंगे, दो धनावेश होंगे या दो ऋणावेश होंगे, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे भैया दो ठो भिखारी जब भीख मांगने निकलते हैं तो वो एक मोहल्ले में भीख नहीं मांगते, उनकी सेटिंग होती है, तुम उधर चले जाओ हम इधर चले जाएंगे, दोनों पे समान प्रकार का आवेश है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दूर दूर जाओ, नहीं पता चला तुम मांग के गए हम भी पीछे से आ गए, तो तुम तो पा गए हम कुछ और पा गए, समझ गए बात को। तो दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और दो विपरीत आवेश अगर होंगे, एक धनावेश होगा दूसरा ऋणावेश होगा, तो इनके बीच प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, दोनों एक दूसरे कहते हैं आओ 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 आओ, समझ गए ना। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्यार करते हैं, मतलब पास बुलाते हैं। आई बात समझ में। तो होता क्या है कि इसका धनावेश जब इसके भीतर प्रवेश किया, समझो बात को, तो भीतर वाले धनावेशों कहता चलो निकलो बाहर, तो बेचारे प्रताड़ित धनावेश समझ रहे हो कहाँ आ जाते हैं, इसके परिधि पर आ जाते हैं, और कुछ देर के बाद हमने इसको हटा लिया तो वस्तु पर धनावेश ज़्यादा हो गया और वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। तो ये मेथड होता है किसके द्वारा आवेशन करना, चालन द्वारा आवेशन करना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। चालन के बाद, अच्छा चालन में एक चीज़ याद रखना, जिस तरह की छड़ लाओगे उसमें उसी तरह का आवेश आएगा, जिस तरह की छड़ लाओगे, जैसे ऋणावेशित छड़ लाओगे तो ऋणावेशित हो जाएगी वस्तु, और धनावेशित छड़ लाओगे तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद समझ लेते हैं प्रेरण द्वारा कैसे आवेशन करते हैं। इसको मिटा दे भाई, प्रेरण के द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। प्रेरण द्वारा मतलब किसी से प्रेरणा लेना, किसी के संगत के चक्कर में फंस करके कोई काम कर डालना, वही प्रेरणा कहलाती है, समझ गए। जैसे किसी चोर की संगत करके तुम चोरी करने लगो, किसी अच्छे बच्चे के संगत करके पढ़ाई करने लगो तो उसे प्रेरण कहेंगे। प्रेरण द्वारा कैसे आवेशन करना है भाई, देखो जैसे ये वस्तु है, इस पर धनावेश भी है और इसके भीतर ऋणावेश भी है, ठीक है, दोनों आवेश हैं एक समान रूप से मान लो वितरित हैं ये, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके बगल में ला करके एक उच्च आवेशित वस्तु रख देते हैं, किसी भी प्रकार की, मान लो एक धनावेशित वस्तु जिस पे बहुत ढेर सारा आवेश है रख दिया, तब इस पे भैया धनावेश है, तो जब इसके बगल में धनावेश रख देंगे तो इसके भीतर के जो ऋणावेश हैं वो सब भागेंगे, चलो वो आ गए हैं, कौन, धनावेश, ठीक है। तो इसके भीतर वाले ऋणावेश भागेंगे किधर की ओर, इस वस्तु की ओर, समझ गए। तो इस वस्तु के भीतर ऋणावेश आ जाएगा इस साइड, और ये वाला धनावेश, इसके धनावेश को कहेगा हट जाओ सामने, मार देंगे गोली, समझ गए। तो इसके भीतर वाला जो धनावेश है दूसरी ओर चला जाएगा। तो अगर हम इसको बगल में रखे रहे, बस ये रखी रहेगी, तो ये क्या कहेगी कि धनावेशों अगर अपनी जान प्यारी हो तो चले जाओ दूसरे तरफ, आँख के सामने सट जाओ, और ऋणावेश किधर आ जाएगा, इधर, जिससे इसको मोहब्बत करता बेचारा वो इधर चला आएगा। फिर देखो क्या करते हैं कि हम इसके इस वाले भाग को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, किससे, अर्थ से, ठीक है, अपनी पृथ्वी माता से। और बच्चों एक बात बताएं, अर्थ के लिए अभी आप लोग पढ़ोगे, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, विभव शून्य होता है, ठीक है, और धारिता अनंत होती है। इसकी जो है धारिता अनंत है। धारिता माने होता है धारण करने की क्षमता, चाहे जितना बड़ा चार्ज हो, अगर अर्थ से कनेक्ट किए तो उसको ख़त्म, समझ गए बात को। तो धारिता अनंत होती है। तो जैसे ही हम इस वाले पार्ट को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इस धनावेशित भाग को डिस्चार्ज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बात समझ में आ रही ना। अच्छा एक बात और समझो, किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न होने का कारण केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉनों के कारण आवेश नहीं आता है, समझो भाई, बात समझो। होता क्या है एटम में कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन आवारा की तरह, ठीक है, इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इतने चक्कर क्यों लगाते हैं, अभी ये चक्कर हमें खुद नहीं पता है। तो होता क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो नाभिकीय बल होता है,
यानी इनके बीच का जो रिश्ता है वो इतना प्रगाढ़ रिश्ता है, इतना प्रबल बल होता है कि कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो एटम से प्रोटॉन खींच लाए। समझ गए? एटम नष्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन आवारा होते, इनको खींचो, बाहर फेंको, उस एटम में रखो, उस एटम से इस एटम में रखो, वो सब चलता है। पर इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है कि तुम न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को बाहर निकाल लो। ठीक है? तो आवेश उत्पन्न होने का कारण, चाहे वो वस्तु पर धन आवेश आए, चाहे वस्तु पर ऋण आवेश आए, आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वस्तु पर धन आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा तो वस्तु पर ऋण आवेश आएगा, लेकिन आवेश उत्पन्न होने का कारण केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब यहाँ पे ये धन आवेशित भाग है, अर्थ से आपने कनेक्ट किया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अर्थ से और इसको डिस्चार्ज कर देंगे। जैसे मान लो मैं ऐसे करता कि एक वस्तु थी जिस पे धन आवेश ऋण आवेश दोनों था, हमने इसको प्रेरण द्वारा चार्ज करने का प्लान बनाया। क्या करेंगे भाई? इसके बगल में एक उच्च आवेशित छड़ रख देंगे, मान लो ऋण आवेशित छड़ रख दी, तब ऋण आवेशित छड़ रख दी तो ऋण आवेश को कहे भाग जाओ, तो इसका ऋण आवेश इधर आ जाएगा। क्यों भाई? सही बात है ना, ये ऋण आवेश इधर आ गया और इसका धन आवेश इस साइड आ जाएगा। ठीक? ये धन आवेश इधर आ गया, ऋण आवेश उधर चला गया। ये लो, अच्छा ये ऋण आवेशित छड़ थी, ऋण आवेशित वस्तु। ठीक है? तो अब जब इसको अर्थ से आप कनेक्ट करोगे, क्या करोगे? अर्थ से जब इसको आप जोड़ोगे तो इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन अर्थ तरफ जाएंगे। बात समझ में आई? इसके इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में, और इसको डिस्चार्ज कर देंगे। तो हम लोग करते क्या? अर्थिंग यहाँ से लगाए और फिर इसको डिस्चार्ज करने के बाद हटा लिए, दोनों चीज़ें हटा लिए, तो वस्तु पर क्या होता है? ऋण आवेश ज़्यादा हो जाता है। इस वाले कंडीशन में वस्तु कैसी हो जाती है? ऋण आवेशित। ठीक? अब यहाँ पे क्या होगा? ऋण आवेश समस्त चला गया कहाँ पे? अर्थ में, और बगल वाली वस्तु को हटा लिया तो इस पर धन आवेश ज़्यादा हो जाएगा और वस्तु कैसी हो जाएगी भैया? धन आवेशित हो जाएगी। ये वस्तु हो जाएगी धन आवेशित। समझ में आई बात? तो चालन और प्रेरण और घर्षण, इन तीन विधियों से वस्तुओं को हम लोग आवेशित करते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, मैं कुछ जो पॉइंट बताता जा रहा हूँ उनको भी याद रखना। जैसे आवेश उत्पन्न होने के कारण केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। रफ कर दें, ये मिटा दें। ठीक है? नोट कर लिए। नोट्स भी साथ साथ बनाते चलना, वो तुम लोग की जिम्मेदारी है। ठीक? चलो भाई, अब समझो, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, धन आवेश आता है या ऋण आवेश आता है। ठीक है? तो कितना आवेश होता है, यानी आवेश की गणना हम कैसे करेंगे, इसके लिए समझ लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा फार्मूला आवेश की गणना करने का। ठीक है? आवेश कितना है इसके लिए समझो। तो मान लो ये कोई वस्तु है जिसका आवेश है Q। कितना है भाई? Q है। अब समझो, अगर मान लो इस वस्तु में समान अवस्था से, समान अवस्था किसे कहते हैं? जब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी। समान अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन मान लो कम है या ज़्यादा है। मान लो इसने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है या किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, बात समझ रहे हो ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया है तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश आएगा, और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश आएगा, लेकिन आएगा आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण ही। समझ गए भाई? ठीक है? तो अगर मान लो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, कमी है या अधिकता है, तो इसका जो चार्ज Q है वो किसके बराबर होगा? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है तो Q का मान कितना होगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 3 इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा है तो बताओ Q का मान कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसी तरह मेरे भाई, अगर वस्तु में n इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा है, वस्तु में क्या है? n इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा है, तो Q का मान कितना हो जाएगा? Ne के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? Ne के बराबर। अच्छा, यहाँ पे समझो, Q क्या है? वस्तु का आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या होता है बच्चा लोगों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान याद कर लेना 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है?
1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। समझ में आई बात? ऋण आवेश। अच्छा समझो, अब देखो यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये पॉइंट समझ लेना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी? कमी आएगी। और कमी होने के कारण कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। अच्छा एक चीज़ और समझो, और उसका द्रव्यमान घटेगा। भैया इलेक्ट्रॉन के पास आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, याद रखना। अगर मान लो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी और उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे आपने पढ़ा होगा द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, मास ऑफ अर्थ ना समझना, छोटा द्रव्यमान स्मॉल एम से लिख देते हैं, वो बड़ा से लिख देते तो कुछ लोग इसको समझते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान लिखें सर, नहीं ऐसा नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, 9.1 10⁻31 किलोग्राम। चलो आज इस पर एक दो सवाल कर लेते हैं, रफ कर दें भाई, सब नोट कर लेना फार्मूला। इस पे कुछ क्वेश्चन आपके बुक में हो सकता है दिए हों। इलेक्ट्रॉन की संख्या से आवेश की गणना करना, ठीक है, आराम से समझना। आ जाओ, अब हम लोग क्या निकालेंगे? किसी वस्तु में आवेश कितना है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी वस्तु पर मान लो 8 कूलाम का धनावेश है। क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, किसी वस्तु पर, तुम लोग भी लिखो साथ में, बैठे हो सब आराम से, किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है। कैसा आवेश है भैया? धन आवेश है। तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, कि कमी या अधिकता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से कम है या ज़्यादा है, ये पूछा गया है। तो पहले इधर से Q का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना, वस्तु पर आवेश Q का मान कितना दिया है? 8 कूलाम। और 8 कूलाम का एक कैसा आवेश है भाई? धन आवेश है। अच्छा ये बताओ, वस्तु पर धन आवेश कब आता है? जब वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देती है। बड़े आदमियों के ऊपर धनावेश आता है, गरीब आदमियों के ऊपर ऋणावेश आता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो धनावेश आएगा, इलेक्ट्रॉन लोगे तो ऋणावेश आएगा। तो लिख देना, इसलिए वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये बात आप यहीं से देखकर जान जाना। अब इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता है, तो इसके लिए संपर्क करते हैं। Q बराबर फार्मूला है Ne। इसमें Q का मान 8 कूलाम है, N का मान भैया नहीं पता, E का मान 1.6 × 10⁻19 होता है। या ऐसे लिख सकते हैं 8 बराबर N गुणते 10 की घात 16 गुणते 10 की घात, इसको -20 लिख दें। 8 दूनी 16 कट जाएगा, ये बटे में चला आएगा। तो N का मान जो होगा कितना हो जाएगा बोलो? 1/2 गुणते 10 की घात -20। अब 10 की घात -20 को ऊपर ले जाओ, +20 हो जाएगा, बटे में 2 है। तो एक काम करना, एक 0 इनसे ले लो, तो 10/2 गुणते 10 की घात 19। तो ये हो जाएगा 5 बार, आ जाएगा 5 गुणते 10 की घात 19। इतने इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव पूर्ण संख्या के रूप में लिखी होनी चाहिए। मतलब इसको कुछ लोग पॉइंट समथिंग में लिख सकते हैं। इसके लिए समझो, जैसे ये कोई एटम है, कोई एटम है, नहीं अभी आओ एक क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो पहले, तुम लोग नोट कर लिए, रफ कर दें, मिटा दें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन, आज की क्लास बहुत बेसिक लेवल की है, अभी थोड़ा सा इसको कठिन करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तुम लोग के लिए आज से फिजिक्स स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। आज से मतलब फिजिक्स क्या है? स्टार्ट हो गई है, अब चलेगी, रोज़ चलेगी, ठीक है। मान लो अगर तुमसे पूछें, एक सवाल ये है कि 1 कूलाम ऋणावेश में, अच्छा ऋणावेश से बताओ इलेक्ट्रॉन कम है कि ज़्यादा है? ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तब ऋणावेश आता है। तो 1 कूलाम ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितनी होगी? अधिकता बताओ, ठीक है।
ये सवाल कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में भी। क्यू का मान यहाँ पे हमने दिया 1 कूलम और आपसे पूछा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होंगे, तो क्यू की जगह क्या रखोगे, यानी ई बराबर 1, ई का बराबर 1, एन बराबर 1/E हो जाएगा। और ई का मान दुनिया जानती है 1.6 × 10⁻19, दशमलव उड़ाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है। तो एन बराबर आ गया 16/10, 10 की घाते +19, एक जीरो इनको दे देते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी 10/16 आ रहा है यार, 10/16, तो ये हो जाएगा 100 बताओ कितना, 16 गुणते 10 की घाते प्लस का 18, भाग दोगे 6.25, एन का मान आ गया 6.25 × 10⁻18, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। कुछ बच्चे यहीं तक लगा देते हैं, कुछ किताबों में यही आंसर भी दिया होता, गलत है बेटा ये आंसर। क्यों गलत है पहले समझो। किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे मेरे भाई ऐसे समझो, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 3 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4 के बाद या तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 6 निकलेंगे। ऐसा तो होगा नहीं 3.25 इलेक्ट्रॉन निकल आए 3.25 इलेक्ट्रॉन निकल आए, 6.25 इलेक्ट्रॉन निकल आए, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन से तो एक पूर्ण संख्या होती है, समझ गए। तो जब इसका हम आंसर लिखेंगे तो इसको पूर्ण संख्या बनाएंगे। पूर्ण संख्या मतलब ये 6.25, ये क्या लिखा है, ये 6.25 लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन 6.25 नहीं निकलते हैं, 6 निकलेंगे या 7 निकलेंगे। तो इसको हम लिख देंगे 625, 10 की पावर 2 कम कर दो भाई 16, ये इसका आंसर सही माना जाएगा। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन से वस्तु पर आवेश कैसे निकालेंगे, ये सब समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, कोई दिक्कत किसी को। अब इसके बाद देखो, चलो आवेश और द्रव्यमान की एक तुलना कर लेते हैं। रफ कर दें भाई, रफ कर देते हैं, ठीक है। नोट कर लिए, हो गया आप लोग के क्वेश्चन। आज मैंने बताया ना पहली क्लास है, बहुत छोटी क्लास लूँगा, ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे बड़े बड़े होंगे, ठीक है, उसमें बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे। आप लोग इतने दिन से कह रहे थे कि सर 12th का वीडियोस नहीं आ रहा, 12th का वीडियो, तो 12th का वीडियो आना शुरू हो गया है, ठीक है। आज हम तुलना करने जा रहे हैं द्रव्यमान की और आवेश की। इन दोनों की एक तुलना कर लेते हैं छोटी सी, द्रव्यमान और आवेश, ठीक है। देखो भैया, पहली ये है कि किसी वस्तु में, पहला गुण समझो, किसी वस्तु मतलब वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ये सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। आवेश तुम्हारा धनात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, ऋणात्मक भी होगा। पहली। दूसरी बात, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, आवेश के बिना हो सकता है, ये संभव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इधर समझ लो, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता, द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता। जैसे समझिए, कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो हो सकता है ये उदासीन हो, इस पर आवेश का मान 0 हो, तो द्रव्यमान तो है पर आवेश नहीं है। पर अगर आप कहिए कि आवेश है द्रव्यमान नहीं, तो वस्तु कहाँ भाई, किस पर आवेश है, ये तो बताओ। आवेश की डेफिनेशन क्या, किसी वस्तु का वह गुण, ये वस्तु का एक गुण है, समझ गए। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, द्रव्यमान, 2 द्रव्यमानों के बीच आपने न्यूटन भैया का नियम पढ़ा होगा, सदैव आकर्षण बल लगता है, ठीक है। और अगर बात करें आवेशों की, तो आवेशों के बीच जो विद्युत बल लगता है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, वो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति का होता है। आकर्षण प्रवृत्ति का भी होता है, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का भी होता है, ठीक है। और इसके बाद समझ लो चौथा नंबर, द्रव्यमान का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग नहीं होता है, समझ गए। यानी द्रव्यमान हर जगह कांस्टेंट होता है, और चार्ज की वैल्यू जो होती है ये बदलती रहती है। क्या रहती है भैया, बदलती रहती है। समझ में आई बात। आवेश और द्रव्यमान की एक छोटी सी हमने तुलना की थी यहाँ पर। और इसके बाद चलो अब शुरू करते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज मैंने पहले केवल चार्ज बताया है, नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम कूलाम के नियम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कूलाम के नियम से, ठीक है। और 12th क्लास के बच्चों, देखो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो को जस्ट नीचे आप देखिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप पहले अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए,
अपने मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर करिए। उसके बाद आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा, जहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगी, आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक बनती रहे। आज मैंने केवल 12th की फिजिक्स स्टार्ट की है। अब आज के बाद मैं एक क्लास रेगुलर बेस पे आपको देता रहूँगा, ठीक है। इससे बड़े बड़े वीडियोज़ आएंगे, ऐसा नहीं कि 30 मिनट ही पढ़ाएंगे, 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, जैसा हमारा कंटेंट होगा उस तरह से लेके आएंगे, ठीक है। तो इस बार हम ही फिजिक्स हो सकता पढ़ाएं, थोड़ा आशीष सर व्यस्त चल रहे हैं, अगर उनके पास टाइम मिला तो वो भी कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले सबसे बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।